हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट इज जीरो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, और जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्यू की वैल्यू जीरो होगी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया था। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए अलग तरीका है और इरिवर्सिबल के लिए अलग तरीका है। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, अगर एक्सपेंशन हो रहा है और रिवर्सिबली हो रहा है तो आपको चार वैल्यू है ये कैलकुलेट करनी है, और अगर इरिवर्सिबली एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अगर एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिकली तो वर्क आपका जो वर्क डन होता है वो क्या नेगेटिव होता है, और अगर हम कहें एक्सपेंशन का तो वर्क नेगेटिव होता ही है। मेन चीज़ जो है वो होता है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कूलिंग अकर्स होती है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो ये चीज़ हमें यहाँ से भी पता चली, क्योंकि यहाँ पर भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। स्टार्टिंग टेम्परेचर है 300 केल्विन, और हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आया था रिवर्सिबल के केस में वो आया था 228 केल्विन। ठीक है, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन से भी प्रूव है। सेकंड थिंग, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों केस में आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब इरिवर्सिबल के केस में जो फाइनल टेम्परेचर आएगा आपके पास वो 300 से कम ही आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। क्लियर है, कितना आएगा आई एम श्योर आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड फर्स्ट के वाले की बात अगर हमने कर ली थी, और उसके लिए टेम्परेचर कितना आया था, 228 केल्विन। ठीक है ना, 228 केल्विन, मतलब इतना डिक्रीज हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल के लिए। देखिए इरिवर्सिबल के लिए अगर हम बात करें तो वही डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर की टर्म्स में इसको चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, सिंपल एन लिखते हैं पहले। सी वी क्या होता है, डायटोमिक गैस के लिए 5R/2, 5R/2 इंटू टी टू माइनस टी वन, और टी वन कितना दिया हुआ है, 300 इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अगर नहीं दिया है तो फाइनल प्रेशर को ही हमें क्या मानना है, पी एक्सटर्नल दैट इज 2 इंटू वी टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी टू डिवाइड बाई पी, पी टू कितना है आपके पास 2 माइनस एन आर टी वन, और टी वन कितना दिया है 300, एन आर इंटू 300 डिवाइड बाई पी वन कितना है 5 ATM, 5 लिख दिया हमने। ठीक, एन आर एन आर एन आर एन आर से एन आर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 5/2 T2, 5/2 T2 माइनस 5/2 इंटू 300, 5 इंटू 300 कितना था 1500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 750 इक्वल टू एन आर तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर की तरफ तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा T2। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, तो माइनस पी एक्सटर्नल है, तो यहाँ माइनस T2 आएगा, माइनस T2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 300, 600 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 120। ठीक है, इस T2 को मैं इस तरफ लेता हूँ तो 5/2 प्लस T2 कितना होगा 7/2 T2, इट विल बी इक्वल टू 750 को मैं इस तरफ लेता हूँ तो 750 प्लस 120 कितना होगा 870। यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ, T2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 870 डिवाइड बाई 7 दैट इज 1740 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास T2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी
लगभग 245.5 केल्विन के आसपास आएगी। और अगर अपने पास एक बार T2 आ गया है फिर तो वर्क डन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजी तरीके से। W डेल्टा यू किसके इक्वल होगा? W इरिवर्सिबल के लिए। हीट एक्सचेंज Q तो क्या हो जाएगा इसके लिए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। W और डेल्टा यू दोनों इक्वल होंगे और वो किसके बराबर होंगे? NCV T2 माइनस T1। N की वैल्यू है 2, CV कितना है 5R/2 इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है 248.5 माइनस 300, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। R की वैल्यू अगर हम 2 लें कैलोरी में तो वो आएगी 10 इंटू ये कितना बचेगा आपके पास 51.5। क्लियर है? चलिए तो आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी कितनी 515 कैलोरीज। वो भी किस में आएगी? नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे -51.5 है तो -515 कैलोरीज। एक्सपेंशन का वर्ग है, नेगेटिव में आना ही है। उसके बाद डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? आई एम श्योर डेल्टा एच आप निकाल लोगे। डेल्टा एच इक्वल टू NCP इंटू T2 माइनस T1। N की वैल्यू 2, CP होगी 7R/2 इंटू T2 कितना है 248.5 माइनस 300। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल 14, 7 इंटू 2, R की वैल्यू 2 लेते हैं तो इंटू माइनस 51.5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसकी डेल्टा एच की। इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, एक बार आपको समझने पड़ता है बस, उसके बाद तो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर है? यहाँ एक चीज़ देखिए आप कि हमने जब रिवर्सिबल के लिए टेम्परेचर निकाला था फाइनल टेम्परेचर कितना आया 228 केल्विन, जबकि इरिवर्सिबल के लिए जो फाइनल टेम्परेचर आया कितना आया 248.5 केल्विन। इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या है कि रिवर्सिबल में जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर ये हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबली करवा रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर T2 आएगा वो 228 केल्विन आएगा, ठीक है। और यही अगर हम करवाएं किसमें इरिवर्सिबल में तो हमारे पास 2 मोल ये रहेगा, T2 तो वही रहेगा 280, और फाइनल टेम्परेचर जो T2 आएगा वो कितना आएगा 248.5। मतलब ज़्यादा मतलब डिक्रीज जो होगा वो ज़्यादा केस में हो रहा है, रिवर्सिबल के केस में टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। डिक्रीज तो होगा क्योंकि हमने बात कर ली कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो डिक्रीज तो होगा, T2 हमेशा T1 से कम आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में दोनों में टेम्परेचर एक तो अलग अलग आ रहा है। मतलब वो चीज़ सही है कि दोनों की जो स्टेट होती है, दोनों भले ही दोनों आपके पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका, ठीक है, डेल्टा यू, पर फिर भी आपके पास जो स्टेट आती है वो क्या आती है डिफरेंट आती है। क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर क्या होता है डिफरेंट होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो रिवर्सिबल है उसमें ज़्यादा डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, जबकि इरिवर्सिबल में क्या होता है कम डिक्रीज होता है। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है, ठीक है। रिवर्सिबल में ज़्यादा डिक्रीज होता है टेम्परेचर में और इरिवर्सिबल में क्या होता है कम डिक्रीज होता है, ठीक है। इसको हम अभी एक बार और देखेंगे। क्लियर है? चलिए, आई एम श्योर ये समझ में आया होगा आपको। इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगर आप लोगों ने घर पे इसको क्वेश्चन को किया होगा दोबारा तो आई एम श्योर ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ईजी लगा होगा अभी, ठीक है ना। उतना टफ जितना लिखता है उतना है नहीं है। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर थोड़ा टफ लगने लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम
अब वर्क डन बाय द सिस्टम बोल रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इन ए सिंगल स्टेज, इन ए सिंगल स्टेज एडियाबेटिक expansion of 2 mole of air, of 2 mole of air, 2 mole of an ideal gas है, 2 mole of an ideal gas, जिसके लिए आपको गामा दिया हुआ है 4/3, ठीक है, गामा आपको दिया हुआ है फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM, फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम में पहली चीज़ मतलब वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। इन ए सिंगल स्टेज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, केवल वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंगल स्टेज है तो ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सिंगल स्टेज लिख रखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसका मतलब ये कौन सा वर्क है आपका, इरिवर्सिबल वर्क है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल का तो वर्क क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, जबकि इरिवर्सिबल का स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ में बताया था सिंगल स्टेप एक्सपेंशन किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल के लिए होता है, ठीक है। तो मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है 10 ATM टू 1 ATM, ठीक है, 300 केल्विन दिया हुआ है। चलिए तो सिंपल है आपके पास, अगर आपको निकालना है वर्क डन तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन है मतलब क्यू इरिवर्सिबल कितना है, 0, ठीक है। अब डेल्टा यू किसके बराबर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू इरिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर होता है। अब ये तो हो गया 0, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया आपके पास, डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा डब्ल्यू इरिवर्सिबल को अगर हम बात करें तो क्या होगा, एन सी वी इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। और T2 आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, एन की वैल्यू 2 मोल दी हुई है, सी वी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं, R अपॉन गामा -1, ठीक है। तो अपने को गामा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, T2 नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके किसके इक्वल करेंगे हम, माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल का वर्क है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो फिर प्रेशर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा अपने को, कैसे, nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1, सिंपल है। कोई चीज़ याद रखने लायक है, ये फॉर्मूला याद रखना था, नहीं रखना था, जो अपना मेन चीज़ है ये ध्यान रखना है, उसी से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए एन की वैल्यू हो गई एन, सी वी को अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं R अपॉन गामा -1, ठीक है, R अपॉन गामा -1, और गामा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इंटू T2 कितना है नहीं पता है, T1 कितना है 300, चलिए इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल नहीं पता है, तो जो फाइनल होता है उसी को हम क्या लेते हैं, पी एक्सटर्नल, फाइनल कितना है 1, क्योंकि 10 से कितना जा रहा है 1 ATM में, ठीक है, इंटू एन आर, ऐसा करते हैं एन आर को भी बाहर ले लेते हैं, इंटू एन आर, T2 नहीं पता है, डिवाइड बाई P2 1 ATM माइनस T1 300 दिया हुआ है, डिवाइड बाई P1 कितना दिया हुआ है 10, क्लियर है। चलिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो अभी भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन आर से एन आर कैंसिल, ठीक है। गामा की वैल्यू अगर हम रखेंगे, गामा कितना है 4/3, तो 4/3 माइनस 1, 1 अपॉन 4/3 माइनस 1 इंटू T2 माइनस 300 इक्वल टू माइनस T2 माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है। 4/3 से 1 गया, 1/3
1/3 में से ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 3t2 माइनस 900 इक्वल टू माइनस T2 प्लस 30। T2 को इस तरफ ले आओ, 900 को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 4t2 इक्वल टू 930। और यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 930 डिवाइड बाई 4, कितना होगा आपके पास 930 डिवाइड बाई 4, 2 ठीक है 232.5 केल्विन। क्लियर है, आई होप यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात किसके लिए, T2 निकाला हमने, और हमें निकालना है W निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W इक्वल टू क्या है आपके पास, NCV T2 माइनस T1, N की वैल्यू होगी 2, CV को हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन यहाँ तो R कैंसिल था, ठीक है, गामा माइनस 1 इंटू T2 कितना है 232.5 माइनस 300, तो 2 इंटू R की वैल्यू 2 डिवाइड बाई गामा कितना है 4/3 माइनस 1 कितना होगा 1/3, तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू माइनस कितना आएगा यहाँ पर 300 माइनस 232 कितना करेंगे 67.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू माइनस 67.5 कैलोरीज, ये हुआ आपके पास W इरिवर्सिबल। और अगर आपको R की फॉर्म में ही देना है आंसर, मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए आपको R की फॉर्म में देना हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि R की फॉर्म में आंसर दो, तो R की जगह R लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू दिस इंटू R कैलोरीज। ठीक है, तो 67.5 इंटू 6, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ सकता है, देखिए 405, तो W इरिवर्सिबल की वैल्यू हो जाएगी माइनस 405 R कैलोरीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो बिल्कुल ऑब्वियस है नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक बार आप ट्राई करने लग जाओगे ना, तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सोच लीजिए आप लोग। ठीक है ना, इसलिए थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मैंने पहले ही बोल दिया है टफ चैप्टर होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू डेली रिवाइज करोगे, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मोल गैस A, ठीक है, जिसके लिए CV है आपका 3R, ठीक है, प्लस 2 मोल गैस B प्लस 2 मोल गैस B, जिसके लिए आपको CV दिया हुआ है 3R/2, 3R/2। ठीक है, चलिए R mixed in a container and expanded, R mixed in a container and expanded adiabatically and reversibly, adiabatically and reversibly
फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर, फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर, ठीक है, स्टार्टिंग एट 320 केल्विन, स्टार्टिंग एट 320 केल्विन, ठीक है। द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी, द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए हर बार आपको सिंगल गैस दी हुई रहती है, लेकिन इस बार आपको क्या दिया हुआ है, 2 गैस दी हुई है, ठीक है, और मिक्सचर दिया हुआ है। तो मिक्सचर के लिए हम फाइनल जो CV निकालते हैं, CV मिक्सचर, वो कैसे निकालते हैं, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, CV निकालते हैं। पहली बात तो ये, तो CV मिक्सचर के लिए जो होगा वो कितना होगा, N1 1 इंटू 3R, 1 इंटू 3R प्लस 2 इंटू 3R बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3R प्लस 3R 6R, 6R बाई 3 दैट इज 2R। तो मिक्सचर के लिए CV कितना आ चुका है, 2R, और CP कितना आएगा, 2R प्लस R दैट इज 3R, और गामा इक्वल टू क्या होता है, CP बाई CV दैट इज 3/2। क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सपेंडेड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर स्टार्टिंग एट 320 केल्विन, ठीक है। चलिए डेल्टा U किसके बराबर होगा, W रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, W रिवर्सिबल दैट इज NCV T2 माइनस T1। N की वैल्यू दी हुई है, टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 प्लस 2 दैट इज 3। CV मिक्सचर के लिए CV हमने निकाल रखा है 2R, करेक्ट है। T2 हमें दिया हुआ नहीं है, T1 हमें पता है 320 केल्विन, तो फिर से हमें क्या निकालना है, T2, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। चलिए अब हम निकालते हैं। रिवर्सिबल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के टर्म्स में मतलब P को हमें हटाना है और टेम्परेचर को लाना है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, T/V, तो T/V इंटू V की पावर गामा, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिखें T2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो T2 इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई V2 की पावर गामा -1 इंटू, ठीक है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2 गामा -1 इंटू T1। यहाँ से T2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, V1 कितना दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 4 की पावर गामा कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 1/2 इंटू T1 आपको दिया हुआ है कितना 320। यहाँ से अगर हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 का रूट कितना होता है 1/2 इंटू 320, तो T2 अपने पास आता है यहाँ से 160 केल्विन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो W रिवर्सिबल की जो वैल्यू आएगी दैट इज N की वैल्यू होगी 1 + 2 दैट इज 3 नंबर ऑफ मोल्स। CV होगा आपके पास 2R इंटू T2 दैट इज 160 माइनस T1 320, तो 3 इंटू 2 6, R की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं कैलोरीज में तो 12 इंटू -160, ये आपके पास W रिवर्सिबल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कैलोरीज के अंदर, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क आपका नेगेटिव में आना करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझोगे तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है एक्सपेंशन के केस में, दोनों में अलग अलग होता है। तो किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। हमने देख लिया है कि रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, ज़्यादा डिक्रीज होता है, जबकि इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, कम डिक्रीज होता है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका कंपैरिजन इन फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फाइनल टेम्परेचर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब T2 टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। हमने देख लिया है, अभी क्वेश्चन किया था हमने लास्ट जब, कि जो रिवर्सिबल है उसका टेम्परेचर में डिक्रीमेंट जो होता है ज़्यादा डिक्रीज होता है, जबकि इरिवर्सिबल में कम डिक्रीज होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल है उसका टेम्परेचर T2 क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, T1 से। बस वही चीज़ है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपेरिजन इन फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये किसमें, आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए तो Q क्या होता है आपके पास, 0 होगा एडियाबेटिक के लिए, और डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, W। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें एक्सपेंशन का केस अगर हम लेते हैं, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का अगर हम केस लेते हैं तो एक्सपेंशन का वर्क कितना होता है, नेगेटिव होता है, मीन्स लेस देन 0। ठीक है, और डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो W लेस देन 0 है तो आपके पास डेल्टा U भी लेस देन 0 होगा, और डेल्टा U लेस देन 0 है तो डेल्टा T भी लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये कि आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, डिक्रीज तो दोनों केस में होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में, लेकिन किस में ज़्यादा डिक्रीज होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन के लिए रिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से। हमने पढ़ा है रिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, इरिवर्सिबल का कम होता है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा, वो भी मैग्नीट्यूड है। अगर रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा है और W लेस देन 0 है, इसका मतलब जो आपका डेल्टा T होगा टेम्परेचर, उसमें गिरावट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किस केस में, रिवर्सिबल के, क्योंकि जिसका वर्क ज़्यादा होगा W इक्वल टू क्या है, डेल्टा U, दैट इज NCV डेल्टा T। मतलब W अगर लेस देन 0 है तो डेल्टा T भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा W होगा नेगेटिव, उतना ही ज़्यादा आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब W रिवर्सिबल ज़्यादा है तो आपका जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होगा डेल्टा T, वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। किसके लिए केस में ज़्यादा होगा, रिवर्सिबल के केस में। अगर डेल्टा T ज़्यादा है मतलब टेम्परेचर में गिरावट क्या है, ज़्यादा है, किस केस में, रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि 300 आपका केल्विन इनिशियल टेम्परेचर था, और जो फाइनल टेम्परेचर आया था रिवर्सिबल के केस में वो अराउंड आया था 228 केल्विन। ठीक है ना, और जो इरिवर्सिबल का केस था उसमें लगभग कितना आया था, 248 के आसपास समथिंग आया था, मतलब उससे ज़्यादा ही आया था। ठीक है, तो वो वही चीज़ है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर W रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब डेल्टा U उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा T क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1 है, तो इसका मतलब जो गिरावट है टेम्परेचर में वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी तो डेल्टा T बढ़ेगा। डेल्टा T कब बढ़ेगा भाई, T2 माइनस T1 है, T1 तो फिक्स हो गया। अब T2 जितना ज़्यादा नीचे कम होगा, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जितना ज़्यादा गिरेगा, डेल्टा T क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा।
बस वही चीज़ है कि आपका पहले तो कितना था, फिक्स था T1। रिवर्सिबल के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका और गिर जाएगा। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल के केस में, उसमें थोड़ा सा कम गिरेगा। ये मान लीजिए, मान लो 250 केल्विन गिरता है, तो रिवर्सिबल के केस में डेल्टा टी क्या है, ज़्यादा होगा। मतलब ये 300 था इनिशियल, तो फाइनल कितना होगा, इससे भी और नीचे, लगभग 220 मान लीजिए। उसमें गिरावट क्या होगी, ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये इरिवर्सिबल का वर्क है और ये कौन सा है, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर है टी फाइनल, और ये टी फाइनल है रिवर्सिबल का, ये कम है, और इरिवर्सिबल का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। बस ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं द वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल adiabatic process is more than irreversible adiabatic process. So the decrease in temperature will be more in case of reversible adiabatic process. Hence इसमें डिक्रीज ज़्यादा होगा, हैंस जो टी फाइनल होगा इरिवर्सिबल का, वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, किससे, रिवर्सिबल से। हैंस द फाइनल टेम्परेचर ऑफ irreversible adiabatic process will be more than reversible adiabatic process. क्लियर, मतलब कहने का ये है कि टी फाइनल जो है कौन सा आपका, इरिवर्सिबल का, वो ज़्यादा होगा किससे, टी फाइनल रिवर्सिबल से। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कहानी का सार यही है, जो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है रिवर्सिबल से। गिरावट दोनों में होगी, क्योंकि एक्सपेंशन है, गिरावट दोनों में होगी, लेकिन ज़्यादा गिरावट किस में होगी, रिवर्सिबल में, कम गिरावट किस में होगी, इरिवर्सिबल में। इसलिए इरिवर्सिबल का जो टेम्परेचर होगा फाइनल, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन से भी हमने देख लिया था ये। ठीक है, ये तो था किसके केस में, जब एक्सपेंशन हो। क्या हो जब आपका कंप्रेशन हो, तब क्या होगा, देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं कंप्रेशन के लिए भी आपको बता देता हूँ। चलिए, अगर मैं कंप्रेशन के बारे में बात करूँ, वो तो और इजी है, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कंप्रेशन वाला। तो देखिए, अगर हम बात करें फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बारे में बात करें तो देखिए, क्यू क्या है, फिर से आपका 0 होता है। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब कंप्रेशन का वर्क कितना होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। अब अगर W ग्रेटर देन 0 तो एन सी भी डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। चलिए, मतलब कहने का ये है कि जिसके लिए डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, वही अगर हम बात करें आपका कंप्रेशन के लिए, अगर हम बात करें तो किसका वर्क ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल वर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, किसके कंपैरिजन में, रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, अगर इसमें वर्क डन ज़्यादा है
तो डेल्टा टी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज भी कितना होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। अब जिसका वर्क डन ज़्यादा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, बस ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आपका टी फाइनल है वो किसके लिए ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल के, क्योंकि डेल्टा टी उसके लिए ज़्यादा होगा और टेम्परेचर उसका भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं डायरेक्ट द वर्क डन ऑफ irreversible adiabatic process is more than reversible adiabatic process। ठीक है, so the temperature increase will be more in irreversible adiabatic process। ठीक है, so T final, so the final temperature will be more in case of irreversible adiabatic प्रोसेस। तो इसके लिए भी आपका टी फाइनल जो होगा इरिवर्सिबल वो ज़्यादा होगा किससे, टी फाइनल रिवर्सिबल से। तो चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों के लिए जो फाइनल टेम्परेचर है वो किसका ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होगा, कम होगा। यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके मेन है यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे नोट डाल के लिख भी सकते हो। इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड compression, the final temperature of irreversible adiabatic process will be more than reversible adiabatic process। बस यही है जो सार है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आप लोगों को फिर से प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, आपको क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बार बार रिपीटेशन तो आपको रिपीट करना पड़ेगा आपके अपने लेक्चर्स को, ठीक है ना, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज आप आज पढ़ोगे कल पुराना वाला नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। आने वाले चैप्टर्स लेक्चर्स और टफ होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज़ें आप देख ही रहे हो, जो पढ़ाया हुआ है पुराना वही यूज में आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता है कि भाई इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है रिवर्सिबल कंप्रेशन के केस में, तो फिर मीनिंग ही नहीं है। जब यही नहीं पता है तो आगे की चीज़ कहाँ से समझ में आएगी। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। तो आई एम श्योर आप रिपीट करते भी होंगे, और रिपीट करते होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में भी आता होगा। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना एडियाबेटिक जो भी था, ये कौन सा था, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये कंप्लीट होता है। तो हमने आइसोथर्मल पढ़ लिया, एडियाबेटिक पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनमें आपस में कंपैरिजन करेंगे कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में हम किस टाइप से कंपैरिजन कर सकते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।